नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा था अकाउंट्स में, क्लास 11th में। थर्ड का आपका एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका था, एक पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में आपको अकाउंटिंग के अजम्पशन बताए थे क्या होते हैं, ठीक है, जिनको फॉलो किया जाता है सारे अकाउंट्स में। ठीक, अब आपको बताए जाएंगे जितने भी इसके प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के। दो चीज़ बोला था कि एक तो प्रिंसिपल्स और एक अकाउंटिंग के अजम्पशन। अब अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बताने हैं कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ऐसे सिद्धांत जिनको पूरे की पूरी अकाउंट अभी फॉलो कर रही है, यानी कि पूरे इंडिया में जो पूरा फॉलो चल रहा है, इन प्रिंसिपल्स के बेस में सारे के सारे अकाउंट को तैयार किया जाता है। इन प्रिंसिपल के इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। जितने भी प्रिंसिपल बने, इनके सिद्धांतों को आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, प्रिंसिपल्स को। अब सारे प्रिंसिपल्स 1 by 1 हमें पढ़ने हैं, यानी कि समझना है इन सब चीज़ों को। क्योंकि क्या होता है, 11th में थ्योरी ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको पहले समझना होता है कि कह क्या रहा है वो, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, इसे कहाँ दिखाया जाता है, किस अमाउंट में दिखाया जाता है, कैसे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं, वो सब कुछ पहले थ्योरी में बताते हैं। फिर आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है इन फ्यूचर। जैसे मतलब 11th में तो कम होगा, लेकिन 12th में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होगा। तो पहले आप 11th में जितनी भी थ्योरी है उतनी पक्की कर लेना, आगे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इसकी। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा कहना चाहो तो भाई क्लास 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। जितनी भी जगह आप करोगे अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन, हर जगह काम आएगा ये वाला प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या आता है, ड्यूअल एस्पेक्ट बोल लो या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल कह लो, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल या ड्यूअल एस्पेक्ट। देखो नाम से ही बताता है, ड्यूअल मतलब होता है डबल। डबल का मतलब ये, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, उसका कम से कम 2 जगह फर्क पड़ता है। एक तो डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा। एक होगा डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, यानी कि 2 जगह फर्क पड़ता है और दोनों में सेम अमाउंट से एंट्री होती है। ठीक, दोनों में सेम अमाउंट से एंट्री होती है। ये आप आगे क्वेश्चनों में, मतलब 5th चैप्टर में समझ सकते हो। आगे जो भी प्रैक्टिकल्स आएंगे उसमें समझोगे इसका मतलब क्या होता है। सारा का सारा कुछ जब तक ये आपने यहीं पे अगर कर लिया, फिर वहाँ करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको पता होगा ना उसका मतलब क्या होता है। जब मतलब सब कुछ पता है तो प्रैक्टिकली करने में तो कुछ है ही नहीं, हवा है, यूँ ही करते जाओ, मतलब बिल्कुल हवा ही हवा में यूँ। अच्छा डेबिट, हाँ ये तो डेबिट होगा, अच्छा ये क्रेडिट, हाँ ये क्रेडिट होगा, और दोनों में सेम अमाउंट से होगा। भाई ये हमने प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ था, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे सिद्धांत हैं। ठीक, अब जैसे इसने क्या बोला, जो मैंने बात बोली इसने यही बोला भाई, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी कर लो आप, एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, एंटर इनटू बाय द एंटरप्राइज, यानी कि एंटरप्राइज के थ्रू जो एंटर होती है, उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, और दोनों में इक्वल अमाउंट से एंट्री होती है। जैसे एक एग्जांपल मान लो, राम नाम का बंदा है, ठीक है, राम नाम का बंदा है, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस, उसने पैसा लगाया 1 लाख रुपए। राम ने स्टार्ट किया बिजनेस, उसने पैसा कितना लगाया, 1 लाख रुपए। अब आपको पता होना चाहिए, जब वो पैसा लगाएगा तो एक तरफ से कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक तरफ से कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी जो उसकी लाइबिलिटी है। ठीक, ये देखो 1 लाख रुपए लगाया, एक तो कैश बढ़ गया, एक बढ़ गया लाइबिलिटी, कैपिटल। ये देखिए लाइबिलिटी कौन है, राम की कैपिटल। 1 लाख रुपए उसने पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ गई। अब आपको पता होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कैपिटल होती है वो एसेट्स के इक्वल होती है। वो तो होती है, जब भी आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, पैसा लगाते हो, तो एक तरफ तो कैश बढ़ता है और एक तरफ बढ़ता है लाइबिलिटी यानी कि कैपिटल। तो दोनों क्या हो गई, इक्वल। कैसे, उसने पैसा लगाया 1 लाख, तो 1 लाख रुपए कैपिटल बढ़ गई, मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया कैपिटल बढ़ गई 1 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला उसने क्या करा, कैश लगाया था ना, पैसा लगाया है तो कैश, एक तरीके से इधर भी तो कैश बढ़ जाएगा आपका। एसेट्स में भी कैश का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या आपका कैश है या आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, यहाँ आपकी कैश की वैल्यू बढ़ गई। तो एक तरीके से देखा जाए, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स, ये आप बोल सकते हो, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स। 5th चैप्टर में पढ़ोगे आप ये इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि जो एसेट्स होती है ना वो लाइबिलिटीज के बराबर होती है। कहीं भी देख लेना आप, कहीं ऐसा नहीं होगा कि भैया बैलेंस शीट बन रही है, लाइबिलिटी और एसेट चेक दोनों मैच नहीं कर रही, ऐसा नहीं होता।
दोनों साइड मैच होती है तभी तो फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, वरना तो दिक्कत ही हो जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करी होगी। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे, इसको तो यहीं छोड़ दो। अभी बात सिर्फ इसकी सुनो कि ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है दोनों जगह फर्क पड़ता है। तो दोनों जगह जो फर्क पड़ेगा सेम अमाउंट से पड़ेगा। देखो लायबिलिटी में भी 1 लाख है यानी कि कैपिटल, और कैश में भी 1 लाख। कहीं यहाँ पे कोई ऊपर नीचे दिख रहा है अमाउंट? नहीं, दोनों जगह सेम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? यही बताता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे उसके कम से कम 2 जगह फर्क पड़ेगा, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट आप आगे पढ़ोगे जनरल में, इसके जब रूल होते हैं रूल पे आप पढ़ोगे, रूल आपको पता चलेंगे उसके अंदर क्या होता है कि भैया जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट। खैर अभी बताने का इसका कोई फायदा नहीं है, जब उसको पूरे के पूरे चैप्टर में आएंगे ना तो बेस जब लेंगे उसके जब रूल पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल सीधी बात है भाई, कैपिटल 1 लाख, एसेट्स 1 लाख, दोनों हो गई इक्वल, यानी कि दोनों के जो एस्पेक्ट हैं वो इक्वल अमाउंट से होते हैं। बोला भी था कि दोनों में जो एक्सपेक्ट होंगे, ये एस्पेक्ट हमारे एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, और दोनों में इक्वल अमाउंट होगा, इक्वल अमाउंट है। ये होता है क्रेडिट और ये होता है डेबिट। बताऊंगा तो आगे पढ़ोगे आप अकाउंट, उसके बाद जनरल में पढ़ोगे इक्वेशन के बाद, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद। कैपिटल को इक्विटी भी कहा जाता है, ठीक है, दूसरा नाम है इसका इक्विटी। ये तो बात थी इस पहले वाले की कि ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी प्रिंसिपल किसे कहा जाता है, ये बात थी। बस सिंपल सीधा सा रूल, भैया 2 चीज़ें होंगी किसी भी ट्रांजेक्शन का, कम से कम 2, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, और दोनों में सेम अमाउंट से एंट्री, बस बात खत्म। सेम अमाउंट से एंट्री, उसी को क्या बोलते हैं? ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। हर जगह काम आएगा, किसी भी जगह आप चैप्टर में पढ़ना, कहीं भी देख लेना, कोई भी क्लास उठा के देख लेना, 11th 12th ग्रेजुएशन, हर जगह ये काम आएगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबको गहराई से समझना। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ये आपको मैंने शायद 1st चैप्टर में लिमिटेशन में भी बताया हुआ था। ये कैसा प्रिंसिपल क्या था? कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने अगर जो चीज़ खरीदी है, आपने जो चीज़ जिस दिन एक्वायर करी थी और जितने की करी थी उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें जितना भी चेंज आ रहा है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। जैसे मान लो एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो तो करते ही हैं। प्राइस पेड टू एक्वायर, जब हमने खरीदी थी, इट एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट, सारी एसेट्स को इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। और एट कॉस्ट, दूसरा आप बोल सकते हो टाइम ऑफ परचेज, यानी कि जब हम खरीदते हैं तब उसको कितने का हमने खरीदा, हमने जिस दिन खरीदा उस दिन की जो कॉस्ट थी उससे मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिया गया, देखो इसमें ये भी बताया, बट सिस्टमैटिकली रिड्यूस इन वैल्यू बाय द चार्जिंग डैप। वो तो होता ही है, जब आप कोई चीज़ लोगे तो उसके बाद रिड्यूस भी तो करते रहोगे डैप, जब उस चीज़ का इस्तेमाल करते रहोगे तो हर साल उसमें कुछ डैप भी लगता रहेगा, वो तो रिड्यूस होना ही होना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को तो माइनस करते ही है ना, वो तो नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जांपल जैसे एसेट्स परचेज करी 5 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन ये कब करी थी? प्रिपेयरिंग, हमने फाइनल अकाउंट बनाए थे, प्रिपेयर करे, फाइनल अकाउंट का चैप्टर अलग से है, वहाँ पे आप समझोगे 18 चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पे हमने दिखा देंगे 5 लाख रुपए की हमने क्या करा, हमने एसेट्स परचेज करी। अब जिस दिन परचेज करी 5 लाख की, हमें सिर्फ उसी से ही मतलब है। अब आगे क्या हो रहा है मार्केट वैल्यू में उससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ बुक वैल्यू से मतलब है, हमने कितने की दिखाई दी हमेशा। देखो यही बोलेगा इसमें भी। एग्जाम्पल लिया, कह रहा है इवन इट्स मार्केट वैल्यू इज से, अगर बोल सकते हैं, कह सकते हैं मार्केट वैल्यू कि जो चीज आपने 5 लाख की खरीदी थी लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 4 लाख, या उसकी मार्केट वैल्यू हो चुकी है 7 लाख, इससे अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, येट द एसेट्स शैल बी रिकॉर्डेड एट इट्स प्राइस ऑफ परचेज, जब उसने परचेज करी थी उसी से मतलब होता है, हमें उससे मतलब नहीं कि क्या चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या थी, हमने पास्ट में वो कितने की खरीदी थी, उससे मतलब होता है उस कॉस्ट में, वही कॉस्ट दिखाते हैं। आप कहीं भी देख लेना, जब क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें दिखाई होगी वही कॉस्ट, बुक वैल्यू दी हुई होगी वही जो पहले से खरीदी हुई है। थर्ड पॉइंट, मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल बोल सकते हो। देखो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना होता है, आपको अपने अकाउंट्स में जो भी अकाउंट आप क्रिएट करते हो उसको क्या है एक स्मॉलर पीरियड में डिवाइड कर देते हो, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे
अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट में आपको मैच करना होता है। किसको मैच करना होता है? अकाउंट में जितने भी हमारे जो खर्चे होते हैं और अकाउंट में हमारी जितनी भी इनकम होती है, उन दोनों को मैच करना होता है। हमने देखा होता है हाँ भाई इनकम कितनी हुई और खर्चे कितने हुए, फिर इनकम में से खर्चे को हटा के जो निकल के आता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट। यानी कि इसके अंदर हमने एक्चुअल प्रॉफिट डिटरमाइन करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, डिटरमाइन करना पड़ता है किस तरीके से निकलेगा। अगर मैं सारी की सारी इनकम एक तरफ रख लूँ और सारे के सारे खर्चे एक तरफ रख लूँ और उन दोनों में से बीच का गैप जो होगा, मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो यही होता है मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल, ये कहलाता है। द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? सिर्फ प्रॉफिट डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना। टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं टोटल एक्सपेंस, तो क्या निकल के आ जाता है? प्रॉफिट। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। डिटरमाइन करने के लिए ये एक चीज़ करनी पड़ती है कि पूरी की पूरी इनकम यानी कि जो रेवेन्यू है उसका टोटल कर लो और एक्सपेंडिचर का टोटल कर लो, और रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को हटा दो, तो क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। अब अगला आ जाओ। अगला प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या प्रिंसिपल बोल लो। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? वही बात हो गई, सेल, इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल। अब रेवेन्यू का प्रिंसिपल बता रहा है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या होता है। इसमें भी वही सेम चीज होती है कि आप अगर कोई भी चीज की सेल करते हो, जैसे मान लो मैंने कोई कंप्यूटर सेल किया, मैं कोई एंटरप्राइज हूँ, मेरा कोई बिजनेस है, किसी चीज़ का कंप्यूटर का बिजनेस है, या और भी बहुत सी एसेट्स है उनका बिजनेस है, मतलब कोई आप स्टेशनरी का ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो, बिजनेस को कोई भी ले सकते हो। तो आपने क्या करा, आपको मतलब होता है कि आपने सेल कब करी, आपको उससे मतलब नहीं कि आपको रिसीव कब हुआ अमाउंट, या आपने शायद कंसेप्ट में भी पढ़ा हुआ है, पीछे जो कंसेप्ट पढ़वाए थे एक्रूअल अजम्पशन में, उसमें भी पढ़ा होगा आपने सेल कब करी, यानी कि अब एंटर्ड कब हुआ। कहने का मतलब वो ट्रांजेक्शन एंटर कब हुई, उस डेट से मतलब होता है। उस डेट से मतलब नहीं होता कि पैसा कब रिसीव हो रहा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। यानी कि रेवेन्यू का रिकॉग्नाइजेशन कब किया जाता है? जब हम सेल कर देते हैं। पैसों से मतलब नहीं है, मान लो सेल कर रहे हैं 1 अप्रैल को और पैसा मिल रहा है आपको मई में, तो उससे मतलब नहीं है कि मई में रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, 1 अप्रैल से मतलब होता है। उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। देखो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है? रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज, मतलब बेचना, ठीक। रियलाइज का मतलब होता है बेचना। व्हेन अ ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन हुई, हैज बीन एंटर्ड, ठीक है जी। एक एग्जांपल लिया हमने समझने के लिए, एक एंटरप्राइज है मान लो, ठीक है, उसने सेल करे अपने गुड्स फरवरी को 2013 को, अब डेट देती ना सेल की, इसका मतलब एंटर कब हुई? फैब 2013। अमाउंट कब मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, इस डेट से मतलब होगा। देखो वही लिखा होगा, एंड रिसीव द अमाउंट इन अप्रैल 2013। उसके बदले में पैसा कब रिसीव हो रहा है? 2013 में, लेकिन अप्रैल में मिल रहा है। लेकिन मुझे इससे मतलब थोड़ी है, मुझे तो उससे मतलब है कि भैया सेल कब हुई। तो रेवेन्यू ऑफ द सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, कब पहचानी जाएगी? कि फरवरी 2013 को हुई। इसका मतलब व्हेन गुड्स आर सोल्ड, दैट इज मतलब व्हेन गुड्स आर सोल्ड, कि जब गुड्स बिक चुके हैं। हमें उससे मतलब नहीं प्राइस कब मिल रहा है, ठीक है, हमें सिर्फ उससे मतलब होता है कि भैया सेल कब हुई। प्राइस कब मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, हमें उससे मतलब है कि भैया सेल की ट्रांजेक्शन कब हुई, सेल की ट्रांजेक्शन कब हुई, उससे मतलब होता है कब एंटर्ड हुई हो, ट्रांजेक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू। तो एग्जांपल लिया, उस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसी चीज का एग्जांपल हो कि गुड सेल करें, कुछ और भी सेल कर सकते हो, कंप्यूटर सेल कर दो, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक। अगला अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल मैंने आपको पहले से पीरियड बताया हुआ था कि हर अकाउंटिंग का, जब भी आप बिजनेस चलाते हो तो उसका एक पीरियड होता है। पीरियड मतलब क्लोज करने का एक डे होता है, या तो 31 दिसंबर या 31 मार्च। ये एक स्मॉलर पीरियड बना दिए होते हैं हर साल अकाउंट क्लोज होते हैं। वो इसलिए क्लोज करते हैं ताकि हमारी कंपनी का एक तो प्रॉपर परफॉर्मेंस पता चल सके, और दूसरा हमारी कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है वो जानने के लिए हम अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सादा सी भाषा में अगर बोला जाए तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल 1 साल का होता है, ठीक है। 1 साल के अंदर अकाउंट को क्लोज करते हैं कैसे भी करके, तो 31 दिसंबर में करते हैं या तो 31 मार्च में करते हैं, ये आपको क्लोजिंग ईयर होता है।
तो आप देख सकते हो इसमें वही लिखा हुआ है, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज। उसको क्या करते हैं, एंटरप्राइज को ब्रोकन कराया जाता है इनटू स्मॉलर पीरियड्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोक कर देते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया कि भाई 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ बिजनेस, ठीक, और उन्होंने 31 दिसंबर को उसको क्लोज कर दिया, तो ये एक टुकड़ा बन गया, एक हिस्सा बन गया। फिर दोबारा बिजनेस, वही बिजनेस चलता रह रहा, फिर वो हिस्सा बन गया, फिर वो बिजनेस का अलग हिस्सा बन गया, तो स्मॉलर पीरियड बन गए, छोटे छोटे हिस्से। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो भी कंपनी उसकी परफॉर्मेंस का पता चल सके, उसको हम मेजर कर सके रेगुलर इंटरवल के बेस पे कि हाँ भाई हमारी रेगुलर परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, इस साल कैसी थी और आने वाले साल में कैसी होगी। वो सब कुछ पता कैसे लगेगा? जब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, जब हम पीरियड को पूरा, एक पीरियड जब पूरा हो जाएगा क्लोज करके पता लगता है। ठीक, अकाउंट्स को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न असम्पशन, जो आपने पहले से ही कंसेप्ट पढ़ रखा है कि भैया बिजनेस जो है चलता रहता है। ठीक है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता उसे क्लोज करने का, वो बात आ गई इसमें। मीनिंग द एंटरप्राइज शैल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल का मतलब भी मैंने बताया था, पीरियड वाला, पीरियड तक, यानी कि जहां आप पहुंच सकते हो, निकटतम जिसे बोलते हैं। ठीक है, इन व्यू ऑफ द अबव द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स। वही बात हो गई, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या कर दिया, ब्रोक कर दिया। और दूसरा उससे क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से यूजुअली क्या बोलते हैं उस छोटे टुकड़े को, 1 ईयर। उस छोटे टुकड़े को, वो जो हिस्सा हमने अलग अलग करा, टुकड़ों में जब डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांटा नहीं है, कुछ टुकड़ों में उसे करा है, छोटे छोटे स्मॉलर पीरियड्स बना दिए, उसे बोलते हैं हर 1 साल। यूजुअली 1 साल हो जाता है, 1 साल में एक हिस्सा आ गया, अलग हो गया, 1 साल में फिर 1 साल, फिर 1 साल, ऐसे करके छोटे छोटे पीरियड्स बन जाते हैं। उससे पता लग जाता है कि हाँ भाई इसको इससे कंपेयर करें तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे प्रॉफिट चल रहे हैं, कैसी ग्रोथ चल रही है हमारी बिजनेस की, वो सब कुछ पता लगता रहता है। तो वो इसीलिए हम करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, 6 पॉइंट आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये तो नाम से बता रहा है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब जो मतलब रिलेट करती है पैसों से। ठीक है, उसे बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, विच इज रिलेटेड टू मनी। जो मनी से रिलेट करे उसे बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, आप कोई भी कर लो, आप कोई भी बुक्स में जब आप अकाउंट चेक करोगे ना, हर जगह अमाउंट का अलग से ही कॉलम बना हुआ होगा। ठीक, वो क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर होता है किसी भी ट्रांजेक्शन का। आपने कोई मशीन खरीदी, 1 लाख की खरीदी, मशीन ली, पैसा दे दिया, जा रहा ना पैसा। कोई भी चीज़, चाहे आप मशीन लो, चाहे आप कंप्यूटर लो, चाहे आप गुड्स लो, कोई भी फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड लो, कुछ भी लो, उसमें मनी का एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है, कहने का मतलब कॉमन रूल। ठीक है, मनी में मेजर करते सारी की सारी चीजें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। देखो, ट्रांजैक्शन जो है, जितनी भी लेन देन है, उसको मेजर किया जाता है मनी टर्म में। देखो लिखा भी हुआ है, किसमें, मनी टर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, मेजर टर्म्स रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उस चीज़ों को, ऑफ द एंटरप्राइज, हमारी जो खुद की बिजनेस है उसको, हमारे बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है उस चीज़ों को मेजर किया जाता है। मनी जो है कॉमन डिनोमिनेटर है, बता ही दिया, रिपोर्टिंग करने का या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, ये रिपोर्टिंग करने का, हर किसी चीज़ का एक कॉमन डिनोमिनेटर होता ही होता है। क्योंकि आप जब रिकॉर्डिंग करोगे तब भी भैया पैसा आएगा ही आएगा वहाँ पे। जब कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहाँ पे अमाउंट का कॉलम बनेगा ही। रिपोर्टिंग भी करोगे तो वही बात होगी, रिपोर्टिंग में आपको देना पड़ता है सारा का सारा डेटा, तो उसमें भी पूरा का पूरा चिट्ठा होता ही है हर किसी अमाउंट का, हर की कौन सी चीज़ कितने की आपने खरीदी है, उस सारी चीज़ों को मेजर किया होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ें मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, यानी कि जो रिलेट करे पैसों से। ये अभी फिलहाल तो 6 प्रिंसिपल हैं, इसके बाद मेरे ख्याल से टोटल मेरे ख्याल 10 या 11 प्रिंसिपल है इसके, वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसमें से मोटा मोटा आपको ये 6 मार्क्स का जरूर दिख जाता है। ये भी पूछ लेता है, कभी कभी कंसेप्ट में से भी पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ करना है कि किस तरीके से आपको पूरा क्लियर करना है। ठीक, तो इन प्रिंसिपल्स में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। हमारा चैनल आपको पता ही है, एजुकेशन का पिटारा, उसमें आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसे शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो प्रॉपर आराम से बैठ के पढ़ सकें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।